हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की क्या भूमिका रही थी, इसके विषय में चर्चा करूंगी। फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण रहे थे और इसके क्या परिणाम हुए थे, इससे संबंधित वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर रखा है। यदि हम यहाँ पे बात करें फ्रांसीसी क्रांति के कारणों तथा परिणामों के विषय में, तो दार्शनिकों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही थी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि दार्शनिकों की जो भूमिका उस समय फ्रांस में रही थी, यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा था जिस वजह से फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। फ्रांसीसी राज्य क्रांति के पहले लगभग 100 वर्षों से यूरोप नए बौद्धिक चिंतन से गुजर रहा था। विचारकों को दो वर्गों में विभाजित किया गया था। कुछ दार्शनिक उदारवादी दृष्टिकोण रखते थे। दार्शनिकों ने फ्रांसीसी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण रहे थे वो थे मॉन्टेस्क्यू, लॉक, वोल्टेयर। अब यहाँ पे यदि हम एक एक करके बात करें, आगे अन्य जितने भी रहे थे दार्शनिक जिनके वजह से फ्रांसीसी क्रांति हुआ, इन दार्शनिकों में मॉन्टेस्क्यू का स्थान जो है वो बहुत ही विशिष्ट रहा है, क्योंकि इन्होंने उस समय के फ्रांस के राजनीतिक और सामाजिक परिवेश को परिवर्तित करने का कार्य किया था। मॉन्टेस्क्यू के विषय में यदि हम बात करें तो मॉन्टेस्क्यू इंग्लैंड की संस्थाओं के समर्थक रहे थे। उनकी प्रसिद्धि जो है उनकी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज के साथ में हुई थी। मॉन्टेस्क्यू महोदय के अनुसार राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप का निर्धारण किसी क्षेत्र विशेष की भौगोलिक एवं सामाजिक स्थितियों पर आधारित होता है। वो ऐसे सरकार के समर्थक रहे थे जिसके अधिकार सीमित हों। मॉन्टेस्क्यू अपने शक्ति विभाजन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। उनके अनुसार राज्य की 3 तरह की शक्तियां होती हैं और ये हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो यहाँ पे जो है मॉन्टेस्क्यू, इनका शक्ति विभाजन का जो सिद्धांत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था, क्योंकि इसने आगे आने वाले फ्रांसीसी प्रशासनिक तंत्र में हम कह सकते हैं इसके आधार रखने का भी कार्य किया था, क्योंकि उन्होंने शक्ति विभाजन के सिद्धांत के साथ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के विषय में चर्चा किया था और इनके शक्ति के विषय में भी बात की थी। साथ ही साथ इनका ये भी मानना था कि जो सरकार है उसके पास में सीमित अधिकार होने चाहिए, तभी जो जन साधारण के लोग हैं उनके अधिकार उन्हें प्राप्त हो सकते हैं। सर्वाधिक चर्चित बुद्धिजीवी थे। राजा भी इनका साथ पाकर गौरवान्वित महसूस करते थे। उनके द्वारा संपूर्ण यूरोप का भ्रमण किया गया था। उसे फ्रेडरिक महान तथा रूस की जो महारानी थी कैथरीन महान, उसका भी साथ प्राप्त रहा था। वो निरंकुश राजसत्ता के भी विरोधी रहे थे। उनके अनुसार बौद्धिक, धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। मनुष्य के बौद्धिक, धार्मिक और राजनीतिक चिंतन प्रणाली पर किसी का नियंत्रण स्थापित नहीं किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ उन्होंने चर्च की कुरीतियों को भी उजागर करने का कार्य किया था। वोल्टेयर अप्रवासी फ्रांसीसी के रूप में फ्रांस की राजसत्ता, समाज और कैथोलिक धर्म के खिलाफ प्रचार करते रहते थे। वृद्धावस्था में वो पेरिस लौट आए थे। उनका यह मानना था कि व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। नागरिकों के संपत्ति पर अधिकार के संबंध में भी उन्होंने अपने विचार प्रकट किए थे। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो वोल्टेयर हैं उनका भी जो विचारधारा रहा था वो बेसिकली उदारवादी रहा था, और उनके द्वारा कोई भी क्षेत्र रहा हो मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ हो, या वो बौद्धिक रहा हो, धार्मिक रहा हो या राजनीतिक, सभी में उन्होंने उदारवादी दृष्टिकोण को अपनाने का कार्य किया था। यहाँ तक कि हम ये भी देखते हैं कि वोल्टेयर को जो है, जो राजा रहे थे फ्रेडरिक और तथा जो महारानी थी कैथरीन, इन दोनों का ही साथ प्राप्त हुआ था, परंतु फिर भी हम यहाँ देखते हैं कि जो वोल्टेयर थे वो निरंकुश राजसत्ता के विरोधी रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम बात करें रूसो के विषय में, तो 18वीं शताब्दी के विचारकों में रूसो पहले ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने जनता की आवाज को ईश्वर की आवाज बतलाया था। वह विशेषाधिकारों के विरोधी थे तथा उसे जनता की बुद्धिमत्ता पर विश्वास रहा था।
रूसो की जो प्रसिद्ध पुस्तक रही थी जिसे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं, इसमें उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का कार्य किया था और आगे आने वाले समय में फ्रांस को तथा फ्रांसीसी जो जनता रही थी उसे भी प्रभावित करने का कार्य किया था। उनकी विचारधारा भावुकता से प्रभावित रही थी। उनके अनुसार व्यक्तिगत संपत्ति लोगों के पास नहीं होना चाहिए। वह राजा के जो स्वेच्छाचारिता के खिलाफ भी रहे थे तथा उनका यह मानना था कि जनता इसी कारण विद्रोह करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट को फ्रांसीसी क्रांति के समय बाइबल ऑफ द रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। रूसो के विषय में यदि हम और बात करें तो रूसो के द्वारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था और उसने राज्य में व्याप्त दैवी सिद्धांत को अस्वीकृत कर दिया था। लोकतांत्रिक मूल्यों में उनकी आस्था रही थी। उनका यह मानना था कि जो राजनीतिक व्यवस्था जनता के सहयोग पर आधारित न हो वह सफल नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो है रूसो का सबसे फर्स्ट यहाँ पे जब हम बात करें तो ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो कि फ्रांसीसी क्रांति का स्लोगन रहा था, या फिर हम कह सकते हैं कि इसी के आधार पर फ्रांसीसी क्रांति को प्रचारित प्रसारित किया था, इसको देने का श्रेय हम कह सकते हैं वो रूसो को जाता है। रूसो के द्वारा दैवी सिद्धांत को नहीं अपनाना, साथ ही साथ लोकतांत्रिक मूल्यों पर बहुत अधिक बल देना, राज्यों के स्वेच्छाचारिता के खिलाफ उन्होंने बात की थी, क्योंकि इसी वजह से उनका ये मानना था कि जनता जो है वो विद्रोह करती है। तो एक प्रकार से कहा यह जा सकता है कि रूसो के जो उस समय उनके जो सोच विचार थे उसने बहुत हद तक फ्रांसीसी क्रांति को सबसे अधिक प्रभावित करने का कार्य किया था और उनके जितने भी विचार हैं वो हमें उनकी जो लिखी पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसमें मिलता है। और क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के समय इनके विचारधारा को अपनाया गया था इसलिए इसे हम बाइबल ऑफ द रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम बात करें फिजियोक्रेट्स के विषय में तो फ्रांस के तत्कालीन अर्थशास्त्रियों को फिजियोक्रेट कहा जाता था। ये अहस्तक्षेप की नीति प्रतिपादित करते थे। इस नीति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति की रक्षा करने या उसे हस्तांतरित करने का पूर्ण अधिकार था। अमेरिकी तथा ब्रिटिश क्रांतिकारियों की भांति इन फिजियोक्रेटों का यह मत था कि कर जनता की सहमति से ही निर्धारित की जानी चाहिए। उनका यह विचार भी था कि कुलीन एवं सामंतशाही वर्ग के विशेषाधिकारों में जो है वो कमी आना चाहिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ये फिजियोक्रेट्स थे इनकी भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका फ्रांसीसी क्रांति में रही थी, क्योंकि उस समय जो आर्थिक परिस्थिति उठ करके आया था फ्रांस में, या जो जिस तरह की स्थिति रही थी उसमें सुधार लाने में जो ये फिजियोक्रेट्स थे उनकी भावना या इनका जो सोच विचार था उसने फ्रांस के जनता में एक नया संचार या एक नए हम कह सकते हैं भावना का विकास किया था कि जो है कर का किस प्रकार से निर्धारण होना चाहिए और इसमें जो है जनता की सहमति होनी चाहिए। कुल मिला के हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जितने भी विचारक रहे थे इस समय में सभी का ये मानना था कि जो जनता है वो सर्वोपरि है। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम बात करते हैं विश्वकोश के विषय में तो विश्वकोश ने भी फ्रांसीसी क्रांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। इंग्लैंड में निर्मित विश्वकोश का फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद किया गया था। इस कोश में संतुलित रूप से धार्मिक असहिष्णुता, दोषपूर्ण कर निर्धारण तथा वसूली व्यवस्था, दास प्रथा, निर्मम दंड विधान आदि पर प्रहार किया गया था। इस कोश में बुद्धिजीवी वर्ग के मौलिक लेख भी संकलित किए गए थे। फ्रांसीसी बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित ये लेख मध्यम वर्गीय लोगों के प्रशिक्षण और परिवर्तन के अनुकूल मानसिकता का निर्माण करने में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ था। फ्रांसीसी राज्य क्रांति में के विस्फोट में विचारकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। क्रांति के विस्फोट में विचारकों के जो महत्व को स्पष्ट करते हुए एक बार नेपोलियन ने कहा था, यदि रूसो न होता तो फ्रांस में क्रांति भी नहीं होती। इस कथन से रूसो तथा इसके द्वारा किए गए कार्यों का जो महत्व है इसकी हमें जानकारी मिलती है।
साथ ही साथ जितने जो समकालीन इनके विचारक रहे थे जैसे कि वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, दिदेरो और क्विंस आदि का भी क्रांति में विशेष प्रभाव रहा था। वास्तविक क्रांति के पूर्व एक बौद्धिक क्रांति हुई थी। चर्च, राज्य आदि के दोष इस क्रांति के कारण दूर हुए थे। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा संपूर्ण फ्रांस में उस समय प्रचारित और प्रसारित हुआ था और इस नारे ने एक नव युग के निर्माण की ओर संकेत किया था। डेविड थॉमसन के विषय में यदि हम बात करें, जो एक सुप्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उनका ये कहना है कि द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन इन 1789 इज समवॉट रिमोट एंड इनडायरेक्ट। और इसमें यहाँ पे ये इंडिकेशन इनका रहा है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास था या जो बुद्धिजीवी वर्ग था, उनका जो योगदान रहा था फ्रांसीसी क्रांति में, उसी के संदर्भ में उन्होंने ये कहा है। इसी के साथ अपनी इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।